मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका भी सब्जेक्ट भूगोल है, तो बाबू आज का क्लास जो होगा आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में ज्योग्राफी का आपके जो 2027 का एग्जाम हुआ, 27 के एग्जाम में 100% टकराने वाला वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए। आज के क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके पूरा किताब से रहेगा और पूरा का पूरा एग्जाम में टकराएगा और परीक्षा में यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% यही आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा था मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, राइट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना दोस्त, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना बाबू कि नीतिवाद क्या है, नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक जो यहाँ पे याद रखिएगा कौन थे, इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। मतलब एलन सैंपल भी थे, राइट जेल भी थे और हमबोल्ट भी थे। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो विद्वान प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, लुसियन फेवरे था। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा और बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं, जरूर बताइएगा। तो क्या है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो यह जो कथन था ने बाबू, किसका कथन था, एलन सी सैंपल का कहना था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 5 नंबर का। तो चलिए आप बताइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है बाबू। तो याद रखिएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हैं। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 100% परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। परीक्षा में हर एक बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। और बताइएगा 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है बच्चों। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है जी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश भी है, भूमध्य रेखीय प्रदेश भी है और यहाँ पे सहारा मरुस्थल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। इनमें से सभी आपका पूरा का पूरा बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम में बाबू आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाना है। और 7 नंबर प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष क्या है जी, प्रतिकर्ष कारक नहीं है बच्चों। तो प्रतिकर्ष कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे आंख मूंद करके सही कीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताइएगा बबुआ हमारे पास जो 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना जी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है बाबू। तो अपकर्ष कारक कौन सा है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब कि क्या होता है कि काम के बेहतर अवसर भी है, अनुकूल जलवायु भी है और शांति और स्थायित्व भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलेगा। और कहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार आप नीचे कर लें कि बोर्ड की परीक्षा में आपकी बार 400 पार करना है, तो इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े आप उतना मेहनत कीजिए। पूरा फ्री में आपका तैयारी करवाएंगे एग्जाम तक और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बताइएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक कहां है बच्चों। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक के बारे में बात करते हैं ना बाबू, अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी सभी का सभी इंपोर्टेंट है। और मेरे क्लास के बच्चे पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा का 450 नंबर आया था और कई बच्चे के 400 प्लस नंबर आया। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा 10 नंबर में कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो भारत को बिल्कुल सही कीजिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का है। और दूसरा नंबर पे चीन है। क्या है, दूसरा नंबर पे चीन है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा।
और उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, W.S. थॉमस और नोएस्टिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का, तो चलिए दोस्तों आप बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में HDI कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए मानव विकास सूचकांक प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल लगाते चलिएगा। और पूरा का पूरा ज्योग्राफी में आपको 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव लाना है फाइनल परीक्षा में बाबू। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि सार्थक जीवन का विचार मानव विकास के किस स्तंभ से जुड़ा हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी? तो इसका आंसर सभी बच्चे कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को क्षमता से जुड़ा हुआ, समता से। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना जी कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। क्या रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है बच्चों? तो उच्च मानव विकास वाला देश जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए ना, ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, नॉर्वे है। क्या है? हमेशा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो हर एक साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और बताइएगा 15 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? तो रोपण फसल बाबू कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, लेकिन यहाँ पे गन्ना, यहाँ पे कॉफी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है और रबर भी रोपण फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल बाबू सही आंसर होगा। एग्जाम में आंख मूंद करके सही कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। और सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका जो ज्योग्राफी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे कि हम लोग हिंदी में प्यार से क्या कहते हैं जी, भूगोल कहते हैं, तो भूगोल में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं? सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा और साथ में आप अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद आप अपना क्या कीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा, ताकि हम आप सभी बच्चों को पहचान ले और सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे। और बताइएगा 16 नंबर का कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मुख्य फसल कौन सी होती है? तो देखिए बाबू, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मुख्य फसल जो होती है ना बाबू, इसमें आपको याद रखना क्या होती है, गेहूं होती है। क्या होती है? गेहूं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और देखिए हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे ना कि पूरा परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा क्लास 12th आर्ट्स का नंबर 1 चैनल है और आपका प्यारा सा चैनल है जिसका नाम क्या है बाबू, 12th ज्ञान है। क्या 12th ज्ञान है? तो 12th ज्ञान आपके लिए पूरा फ्री में तैयारी करवाएगा एग्जाम तक। बताइएगा कि ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप पुष्पों की खेती के लिए विश्व में कौन सा देश प्रसिद्ध है बाबू? तो ट्यूलिप पुष्पों की खेती के लिए जो होता है विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कंट्री जो है, याद रखिएगा, नीदरलैंड है। क्या है जी? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है दोस्तों। आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बहनों कि सरकार सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल कहाँ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो देखिए सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रही है डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू, बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना ज्यादा वायरल क्लास है ना बाबू, इस क्लास को देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड के हर एक बच्चा तक पहुंचना चाहिए। और क्लास 12 ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा में 100% टकराएगा, आपको डाउट करना ही नहीं है। तो आप बताइएगा कि खट्टी रसदार फलों की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? देखिए खट्टे रसदार फलों की कृषि मुख्य रूप से जो क्षेत्रों में की जाती है ना बच्चों, उसका नाम क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 20 नंबर का, तो सभी बच्चे यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता है? तो सामूहिक कृषि जो होती है ना बाबू, उसे सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि संतोष भैया इस तरह से आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिएगा आप बताइएगा 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो द्वितीयक क्षेत्र का, सेकंड सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे टोकरी बुनना जो है द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हुआ, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 22 नंबर का, तो इसका सिंपल सा करना, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चॉकलेट क्या है जी?
जो आप लोग चॉकलेट खाते हैं उसमें कौन सा कच्चा पदार्थ का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कोको का यूज किया जाता है। किसका? कोको का। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा, ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया। इसका आंसर बताइएगा कि जर्मनी का रूर क्या है? जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो देखिए जर्मनी का जो रूर नामक क्षेत्र है ना दोस्तों, यह जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बाबू? तो याद रखिएगा विनोद, जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है दोस्तों? तो सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं ना बाबू, उसका कच्चा माल कपास होता है। क्या होता है? कपास। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है बच्चों? तो तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है बाबू? तो इसका सही आंसर सभी बच्चे यहाँ पे लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? व्यापार जो है बाबू तृतीयक क्रियाकलाप है। यहाँ पे क्या है? थर्ड सेक्टर का क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गोल्ड कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जो भी व्यवसाय गोल्ड कॉलर कहे जाते हैं उसको जो है मेरे प्यारे बच्चों पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अभी तक जिसने जो भी बच्चे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सबों को क्या कीजिएगा, यदि आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक को पूरा कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आप बताइएगा यहाँ पे कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? एग्जाम के दृष्टिकोण से 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, डी को सही कीजिएगा, जिसे कि कच्चा तेल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, आपका दिक्कत कभी भी किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से 1000 स्टार वाला क्वेश्चन है। बताइएगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए बाबू, स्वेज नहर के बारे में जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए हमेशा याद रखिएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 30 नंबर का, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा 1000 वाला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पर, याद रखिएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप सब क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में सीधा का सीधा अटैक करेगा। और बताइएगा कि ओपेक क्या है? सी ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या वियना में है, या जकार्ता में है, या जेनेवा में है, या न्यूयॉर्क में है? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? देखिए सिंपल सा आपको जीवन में याद रखना कि यहाँ पे क्या ओपेक का मुख्यालय कहां है बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका तुरंत ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा, वियना में है। कहां पे है? वियना में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 32 नंबर का कि विश्व व्यापार संगठन जिसे कि हम लोग WTO कहते हैं की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई है याद रखेगा 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे डिस्प्ले पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र पोताश्रय या बंदरगाह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे सही कीजिए ना जी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा का मिल जो है बाबू कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, और कितने बच्चे एक्साइटेड है कॉमेंट में जरूर
आप बताइएगा। और आपके लिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया 35 नंबर का बाबू कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? क्या NH1 है या NH2 है, NH7 है या NH44 है? 44 है। कई बार इसका सॉल्यूशन करवाए हैं और जो भी यहाँ पे बच्चे इसका आंसर दे देंगे उनको हम समझेंगे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं और साथ में आप सभी बच्चे आंसर के साथ आप अपना नाम को भी जरूर लिख दीजिएगा ताकि हम पहचानेंगे कि कौन बच्चे आंसर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे आज रहने देते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सभी बच्चे दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं बाबू, पूरा फ्री में अब की बार परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और एक कमेंट और कीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय जो है बाबू कौन सा है, आप जरूर हमें बताइएगा, उसी का सॉल्यूशन हम कराएंगे, उसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।